हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी साइंस बैच जो हमारी स्टार्ट हुई है, तो उसी के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। तो जितने भी बच्चे पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का बटन है उसे दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी प्रैक्टिस सेट, सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना। देखिए, हमारी जो साइंस की जो क्लासेस चल रही है, ठीक है, वो अल्टरनेट वे में चल रही है। जैसे कि एक दिन साइंस की क्लास होती है, फिर अगले दिन आपका समान अध्ययन की क्लास होती है। और ये दोनों क्लासेस जो है ग्रुप डी से रिलेटेड हो रही है, ठीक है। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। और इस प्रकार से आप ग्रुप डी में अपनी एक सीट जो है उसको कंफर्म कीजिए, समझे ना। क्योंकि देखिए, हम आपको ना 20 प्रश्न जो है वो आपके समान अध्ययन में है, और 25 प्रश्न जो है आपके साइंस से पूछे जाते हैं, यानी 45 प्रश्नों की तैयारी करवाते हैं, ठीक है। और ये 45 प्रश्न जो होते हैं ना, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। क्योंकि देखिए, सभी बच्चों का जो जीएस होता है ना, जो समान अध्ययन होता है, थोड़ा सा वीक होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक पूरे एकदम सुव्यवस्थित तरीके से समान अध्ययन की तरह तैयारी कराई जाएगी। और यहाँ पे साइंस की भी तैयारी जो होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से कराई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आपको 45 प्रश्नों की तैयारी यहाँ पे करवा रहे हैं, जो आपके एग्जाम में एक महत्वपूर्ण रोल निभाएगा, समझे ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज साइंस की क्लासेस है, तो साइंस में हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर सेकेंड को, समझे। हमारे प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, जो पिछला वीडियो छूट गया है जिनका, आरआरबी ग्रुप डी साइंस लिखा होगा, ठीक है, वहां पे आपको साइंस की सारी क्लासेस मिल जाएगी। और जिन्हें समान अध्ययन की क्लासेस करनी हो, प्लेलिस्ट में ही लिखा होगा आरआरबी ग्रुप डी समान अध्ययन, वहां पे आपको एक जगह समान अध्ययन की सारी क्लास मिल जाएगी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है, देखिए पहला सवाल क्या है कि एक निर्वात मार्जक, समझे, भाप के अंतर नियम के अनुसार कार्य करता है। देखिए, कोई एक निर्वात मार्जक है, समझे ना। वो किस नियम के अनुसार काम करता है? भाप के अंतर नियम के अनुसार काम करता है, ठीक है। तो चंद्र में वह कैसे काम करेगा? चंद्र मतलब क्या होता है? चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा में वह कैसे काम करता है, समझे। तो देखिए, पहला ऑप्शन क्या है कि पहला ऑप्शन है कि पृथ्वी के समान ही कुशल रूप से कार्य करेगा। दूसरा है कि कार्य नहीं करेगा। तीसरा है कि कम कुशलता से काम करेगा। और चौथा है कि अधिक कुशलता से काम करेगा, ठीक है। देखिए, सबको कमेंट करना है, आंसर आए तो अच्छी बात है, और नहीं आए फिर भी कमेंट करना है, क्योंकि चीजें हमें वही याद रहती है जिसे हम एक बार गलत कर चुके होते हैं, समझिए ना। अगर आप गलत यहाँ पे टिक कीजिएगा ना, तो आपको चीजें बहुत लंबे समय तक याद रहेगी, समझे। और सभी बच्चे जो है ना, वो आप कॉपी निकाल के बैठिए, 1 से लेके 25 तक लिखिए, और सब में वहाँ पे टिक करते जाइएगा, एक का ए, बी, सी, मेरे आंसर बताने से पहले। और लास्ट में हमको कमेंट में बताइएगा कि सर मेरा 25 में से 22 सही हुआ, 25 में से 18, मतलब जिसका जितना सही हुआ उतने बताना है। ऐसा नहीं कि 10 सही हुआ सर, हम मतलब बता दिए 22 सही हुआ, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। एक तरीके से आप इसे औकात परीक्षण के तौर पर ले सकते हैं। आप अपने आप को भापिए, ठीक है, कि आप कितने पानी में हैं, समझे ना। और मैं जिस प्रकार से सवाल दे रहा हूँ ना, यही सवाल आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, एकदम सेम टू सेम, ठीक है। चलिए आइए। तो 4 ऑप्शन जो यहाँ पे है, तो देखिए, एक निर्वात मार्जक जो होता है भाप के अंतर नियम के अनुसार काम करेगा। तो चंद्रमा में कैसे कार्य करेगा? सही आंसर क्या होगा? चंद्रमा में जो होता है वो काम करवे नहीं करेगा, समझे। तो चंद्रमा में क्या करेगा? काम नहीं करेगा। तो जिनका भी बी नंबर जिन्होंने टिक किया है, उनका एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी सब गलत हो जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, देखिए क्या है। दूसरा सवाल है कि जब गर्म पानी को, ठीक है, कैसा पानी है? गर्म पानी है, उसको तप्त गिलास के ऊपर, तप्त गिलास मतलब क्या होता है भाई? कांच का गिलास होता है, ठीक है। उसके ऊपर जब छिड़का जाता है, समझे ना, तो क्या होता है? गिलासवा टूट जाता है। इसका क्या कारण है भाई? समझे ना, कि जब गर्म पानी को तप्त गिलास के ऊपर छिड़क देंगे, तो गिलासवा क्या होगा? टूट जाएगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन देखिए क्या है, यहाँ पे ऑप्शन है, फटाफट आप लोग देखते हैं। कि अचानक ही ग्लास विस्तारित हो जाता है, जो ग्लास जो टूट जाता है उसका रीजन क्या है टूटने के पीछे? पहला क्या है कि अचानक ही ग्लास विस्तारित हो जाता है। दूसरा है कि अचानक ही ग्लास संकुचित हो जाता है। विस्तारित मतलब क्या होता है? फैलना। संकुचित मतलब क्या होता है? सिकुड़ना, समझे। और अगला है कि जल वाष्पित हो जाता है, यानी जल वाष्पित वाष्प बन के उड़ जाएगा। और डी नंबर है आपका कि गिलास जो होता है वो रासायनिक रूप से जल के साथ प्रतिक्रिया होता है।
तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है बहुत सारे बच्चे का जो कमेंट है वो सही आंसर की तरफ ही आएगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी जब गर्म पानी को हम तब ग्लास के ऊपर छिड़केंगे तो क्या होगा कि ग्लास विस्तारित हो जाएगा, समझे? और इस प्रकार से क्या होता है कि वो चीजें टूट जाती है, समझे ना? तो जिनका भी ए नंबर जिन्होंने कमेंट किया है या फिर अपने कॉपी में टिक किया है उनका बिल्कुल सही है, समझे? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है कि प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रदान किया गया था? देखिए आप लोग ना बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, मतलब बचपन से नहीं, 8 क्लास से, कि प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत है वो पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, तो किसके द्वारा प्रदान किया गया था इसे? किसके द्वारा मतलब दिया गया था इसे? ठीक है, तो देखिए 4 ऑप्शन है यहाँ पे। पहला आइंस्टाइन है, प्लांक है, न्यूटन है, फैराडे है। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? बताइए फटाफट। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? प्लांक हो जाएगा। प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत दिया था वो आपका प्लांक के द्वारा दिया गया था, समझे ना? चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है आपका फोर्थ नंबर है। ठीक है, क्या है कि एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति डैश से भी अधिक होती है। देखिए अल्ट्रासोनिक होती है, ठीक है? एक होता है आपका जैसे कि पढ़े होंगे, ठीक है? अपश्रव्य ध्वनि, प्राश्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि, 3 प्रकार की ध्वनि होती है, पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है? अपश्रव्य, प्राश्रव्य और श्रव्य ध्वनि, मैं हिंदी से बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है? तो जो अल्ट्रासोनिक ध्वनि होती है ना, उसकी आवृत्ति डैश से भी अधिक होती है। ठीक है? तो देखिए क्या होता है कि 2000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज, तो किससे अधिक होता है एक जो अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो। ठीक है? चलिए, आइए अब आगे बता रहे हैं। देखिए आज हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है? हम लोग जो एक्सप्लेन करने का स्टार्ट करेंगे एक बार फिर से वो अगले क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? देखिए, आइए अगला जो सवाल है, क्या है कि ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? और आज मतलब जिस प्रश्नों में लगेगा कि हाँ, इसमें एक्सप्लेन करना चाहिए, ज़रूर उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है? क्योंकि आज की जो जितने भी आज के प्रश्न हैं, सब अधिकतर वन लाइनर पे डिपेंड, मतलब फैक्ट के बेसिक पे आधारित हैं, समझे ना? तो इसलिए हम लोग आज सीधा प्रश्न को देखेंगे और आंसर को देखेंगे। लेकिन अगर ऐसे प्रश्न मिलते हैं जिसे कि एनालिसिस करना चाहिए तो ज़रूर करेंगे, ठीक है? तो देखिए क्या है ना कि ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? देखिए कोई ठोस है ना, उसकी शुद्धता जो है, ठीक है? उसका निर्धारण करना है तो आप कैसे प्राप्त करेंगे? ठीक है? उसका निर्धारण कैसे करेंगे आप? तो देखिए 4 ऑप्शन है यहाँ पे। पहला है क्वथनांक बिंदु, दूसरा है गलनांक बिंदु, तीसरा है हिमांक बिंदु और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ठोस की जो शुद्धता होती है, ठीक है? उसका निर्धारण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो बी नंबर हो जाएगा, गलनांक बिंदु। तो जिन्होंने भी बी नंबर कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है, समझे ना? चलिए आइए अब आगे बढ़े हम लोग। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? जब हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो कितना नंबर है? 6 नंबर ना। देखिए 6 नंबर क्या है कि जब थोड़ा बड़ा सवाल है ना? थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको तब दिखेगा आप लोग को। हाँ देखिए क्या है कि जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और एक कील को रखा जाता है भाई। एक बीकर है, समझे ना? पूरा पानी से लबालब भरा हुआ है, उसमें एगो बीकर, एगो कॉर्क को रख देंगे और वो ये देखिए एगो कॉर्क को रखेंगे और एक किसको रख रहे हैं? एक कील को रख रहे हैं, समझे ना? तो क्या होता है कि कॉर्क जो होता है, ये कॉर्क तैरने लगता, मतलब तैरता है, जबकि कील जो होता है ना वो डूब जाता है, समझे? तो इसके पीछे का कारण क्या है? ठीक है, सिंपल सी बात है कि कॉर्क और कील को एक बीकर में जब डुबोएंगे तो कॉर्क तैरेगा ऊपर में और कील डूब जाएगा। इसके पीछे का जो रीजन हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा। पहला ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है कि कॉर्क का घनत्व जो होता है वो पानी के घनत्व से अधिक होता है। देखिए कॉर्क का देखिए कोई वस्तु है ना, जब डूबेगा ना
पानी में तो तभी डूबेगा जब पानी का घनत्व जो होता है ना उस वस्तु के घनत्व से कम होगा, समझे ना? तब वो चीज़ें डूब जाएगी, समझे? तो देखिए, ये नंबर क्या है कि कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, तो इससे क्या होगा कि वो तैरने लगेगा, समझे ना? आइए आगे देखते हैं कि लोहे की कील का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से अधिक है, ठीक है? सी नंबर क्या हो जाएगा आपका कि लोहे की कील का जो द्रव्यमान है वो कॉर्क के द्रव्यमान से अधिक है और चौथा है कि कॉर्क का द्रव्यमान लोहे की कील के द्रव्यमान से अधिक है। तो देखिए ये जो तैरने वाला, डूबने वाला जो सिस्टम होता है ना, ये घनत्व पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? ये जो घनत्व दिख रहा है ना आपको, इस घनत्व पर डिपेंड करता है। समझे ना? यहाँ पे देखिएगा आप लोग, मान लीजिए वाटर हो गया आपका, समझे? ये बीकर हो गया आपका, ये पूरा बीकर है आपका, ठीक है? यहाँ पे लोहे का कील है ये आपका, ये डूब गया और ये कॉर्क है आपका, ये तैर रहा है, समझे ना? तो इसलिए लोहे की कील डूब गई क्योंकि लोहे की कील इसका जो घनत्व है ना, ठीक है, वो अधिक है किसकी तुलना में? ये जो पानी है ना आपका, इस पानी की तुलना में लोहे के कील का जो घनत्व है वो ज्यादा है, इसलिए चीजें डूब जाती है, समझे ना? तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है? बी नंबर हो जाएगा कि लोहे की कील का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से अधिक है, समझे ना? तो जिन्होंने भी बी नंबर टिक किया है उनका एक बिल्कुल सही है, ठीक है? चलिए, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर है कि रॉकेट डेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए रॉकेट, बहुत सारे लोगों ने तो रॉकेट को देखा भी होगा, है ना? नाम तो सब लोग सुने होंगे और सब लोग 7-8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करेगा? पहला है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, दूसरा है बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर, तीसरा है एवोगैड्रो कल्पना के परिकल्पना के सिद्धांत पर, चौथा है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करेगा? बताइए फटाफट, सबको ही इसका आंसर आना चाहिए मेरे ख्याल से, समझे ना? तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? अरे जल्दी बताइए। ठीक है, आप लोग कमेंट करने में बड़ा कंजूसी करते हैं भाई। अरे ए बी सी डी चार में से कोई एक तो होगा ही होगा, है ना? इसलिए खुल के बोलिए एकदम। गलत होगा तो क्या हो गया, है ना? सर यहाँ बैठे हैं सही कर रहे करने के लिए। चलिए देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, यानी रॉकेट जो है ना वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो जिन्होंने भी डी नंबर कमेंट किया है या फिर अपने कॉपी में डी नंबर टिक किया है उनका बिल्कुल सही है, समझे? चलिए आइए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एक फोटो विद्युत सेल है, 8 नंबर क्या है कि एक फोटो विद्युत सेल है, वो डैश परिवर्तित करता है। देखिए जो फोटो विद्युत सेल है, आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे फोटो विद्युत सेल, 9 में भी बहुत कोई पढ़ लेते हैं। फोटो विद्युत सेल जो होता है वो किसको परिवर्तित करता है किसमें, समझिए ना? तो नाम से क्या लग रहा है, फोटो है, फिर विद्युत है, फिर सेल है, ठीक है? तो नाम से क्या प्रतीत हो रहा है? अभी पहले ऑप्शन देखते हैं फिर मैं आपको बताऊंगा। पहला है कि प्रकाश ऊर्जा को उष्म ऊर्जा में, दूसरा है कि प्रकाश ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, तीसरा है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चौथा है कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ फोटो विद्युत सेल है, इसलिए यहाँ पे जो कनेक्शन जो होगा वो लाइट का कनेक्शन होगा इलेक्ट्रिक से, समझे? लाइट का इलेक्ट्रिक से यानी प्रकाश जो होगा और विद्युत के बीच में मतलब संबंध होगा। यहाँ पे ध्वनि और ऊष्मा का कोई संबंध नहीं है, इसलिए दोनों ऑप्शन आपका खत्म हो गया, ए और बी। क्योंकि ए नंबर में क्या कहा गया है, प्रकाश ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, तो ये होगा ही नहीं। दूसरा में क्या कहा गया, प्रकाश ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट एकदम, ठीक है? बात बच गया सी और डी। तो चलिए कितने लोग सही कर पाते हैं सी और डी में, लगाइए तुक्का, समझे? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, फोटो। फोटो मतलब क्या हो गया, देखिए ट्रिक से याद कीजिए, फोटो मतलब प्रकाश हो गया। यहाँ पे क्या है बाद में, विद्युत। तो प्रकाश किसको चेंज करेगा, विद्युत को, जो मतलब प्रकाश जो होगा वो विद्युत में चेंज कर जाएगा आपका, समझे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है कौन, फोटो विद्युत सेल, समझे ना? चलिए यहाँ तक क्लियर है आपका, 8 नंबर क्लियर हो गया आपका, ठीक है? अब आगे हम लोग बात करेंगे 9 नंबर। देखिए 9 नंबर क्या है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग इसको, इतना भी छोटा नहीं, हाँ ठीक है। अब देखिए 9 नंबर क्या है कि रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? देखिए रिक्टर पैमाने जो है ना उसके बारे में क्या गलत है? पहला है, देखिए रिक्टर पैमाना सिंपल सी बात है, सब लोग
इसको इसका नाम सुने होंगे भूकंप मापने के लिए। जब भूकंप आता है ना, तो रिक्टर पैमाने का ही यूज किया जाता है उसकी तीव्रता मापने के लिए, समझे ना। तो इसके बारे में क्या चीज गलत है भाई? पहला है कि इसे 1935 ईस्वी में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, तो पहले 4 ऑप्शन देख लेते हैं ना, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। दूसरा है कि यह एक लघुगुणकी पैमाना है, एकदम सही है। तीसरा है कि इसे भूकंप मापी के उपयोग के द्वारा नापा जा सकता है। ठीक है, यानी जो भूकंप आता है ना, तो उसका उपयोग जो है इसको इसको नापने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है प्रश्न में कि कौन सा गलत है। तो आप सब लोग जैसे जानते हैं कि इसको जो विकसित करने का श्रेय जाता है वो चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग दोनों को जाता है, समझे ना। ठीक है, रिक्टर को कब कब इसको विकसित किया गया था? 1935 ईस्वी को किया गया था, जो कि यहाँ पे दिया गया है। दूसरा है कि यह एक लघु गुणक पैमाना है। ठीक है, कैसे है लघु गुणक पैमाना है ये, समझे। यानी ये लघु गुणक पैमाना का मतलब हम आपको अगले वीडियो में जरूर बताएंगे, रिक्टर स्केल के बारे में पूरे डिटेल से बताएंगे, समझे ना। पीपीटी के थ्रू बताएंगे, वहां पे आपको अच्छे से समझ में आएगी चीजें। ठीक है, आइए अगला है कि इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है, एकदम ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि इसका यूज भूकंप नापने के लिए किया जाता है। और चौथा है कि रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, ये एकदम सरासर गलत है। 8 से 9 की तीव्रता में अगर भूकंप आ जाएगा ना, तो तबाही हो जाएगा पूरा दुनिया में। भाई यहाँ कह रहा हल्का भूकंप, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। तो कितने बच्चों ने डी नंबर कमेंट किया है? ठीक है, वे बिल्कुल बधाई के पात्र हैं, है ना, क्योंकि डी नंबर बिल्कुल सही है, समझे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल क्या है आपका यहाँ पे। अगला सवाल है 10 नंबर कि क्या है कि ट्रिपल एंटीजन यानी डीपीटी एक बच्चे को दी जाती है। देखिए ट्रिपल एंटीजन एक होता है, ठीक है, जो कि बच्चों को दी जाती है। ट्रिपल एंटीजन जो होता है वो बच्चों को दी जाती है। तो क्या है भाई ट्रिपल एंटीजन में क्या क्या चीजें आती है? ठीक है, क्यों दी जाती है बच्चों को? देखिए ट्रिपल एंटीजन पहला है कि पोलियो, चेचक, डिप्थीरिया को रोकने हेतु। दूसरा है कि डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनस को रोकने हेतु। तीसरा है कि चेचक, कुकुर खांसी, टिटनस को रोकने हेतु। और चौथा है पोलियो, टिटनस और कुकुर खांसी को रोकने हेतु। तो जो जो ट्रिपल एंटीजन है ना आपका, ये जो दी जाती है बच्चों को, तो क्यों दी जाती है भाई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो देखिए ट्रिपल एंटीजन जो बच्चों को दी जाती है उसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो डिथीरिया होती है, जो कुकुर खांसी होती है और जो टिटनस होती है, उसको रोकने के लिए, ठीक है, बच्चों को ट्रिपल एंटीजन दी जाती है। यानी जिन्होंने भी बी नंबर कमेंट किया है वे बिल्कुल बधाई के पात्र हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग 11 नंबर। ठीक है, देखिए जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो, सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना। और वीडियो को जिस माध्यम से हो सके उस माध्यम से आप लोग शेयर कीजिएगा। ठीक है, और बाकी डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से आप लोग हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, और इस क्लास का जो पीडीएफ होता है ना पूरा, ठीक है, तो वहां पे आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए 11 नंबर है कि कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। देखिए कौन सा ऐसा हार्मोन है भाई जिसको लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं? क्या नाम है? लड़ो या उड़ो। ठीक है, तो देखिए पहला हो गया इंसुलिन, दूसरा एड्रिनलिन, तीसरा एस्ट्रोजन, चौथा ऑक्सीटॉक्सिन। क्या हो जाएगा बच्चों? फटाफट से बताइए। अरे सही आंसर क्या होगा? ठीक है, लड़ो और उड़ो हार्मोन किसको बोलेंगे? बी नंबर एड्रीनलिन हार्मोन को बोलेंगे, समझे। तो जिन्होंने भी बी नंबर कमेंट किया है उनका बिल्कुल आंसर सही है, समझे। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। आगे है क्या है ना अगला, यहाँ पे देखिएगा। अगला है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है। क्या है हाइड्रोपोनिक्स? क्या है? ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। क्या है यहाँ पे? हाइड्रोपोनिक्स। देखिए ये जो हाइड्रोपोनिक्स है ना, ये भाई क्या है? आइए देखते हैं। मृदा विहीन पादप संवर्धन है, या फिर पादप में कलम लगाना है,
या फिर सब्जियों का अध्ययन है या फिर जल संरक्षण है। तो नाम से क्या लग रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स है, तो हाइड्रोपोनिक्स क्या हो जाएगा आपका मृदा विहीन पादप संवर्धन हो जाएगा। यानी जिन्होंने भी ये नंबर कमेंट किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। समझे? चलिए आइए अब आगे बात करते हैं हम लोग। आगे बात करेंगे हम लोग 13 नंबर, ठीक है? थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। देखिए 13 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय से स्रावित नहीं होता है? भाई क्या प्रश्न में क्या पूछा गया है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो अग्नाशय है ना वहां से स्रावित नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला हो गया आपका इंसुलिन हार्मोन, दूसरा हो गया सोमेटोस्टेडिन, और तीसरा हो गया आपका ग्लूकेगॉन, और चौथा हो गया वेसोप्रोटीन। तो कौन सा हार्मोन जो है वो स्रावित नहीं होता है पूछा गया है, समझे ना? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अग्नाशय से आपका इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, सोमेटोस्टेसिन हार्मोन भी स्रावित होता है, और ग्लूकेगॉन हार्मोन भी स्रावित होता है। आपका ये जो वेसोप्रोसिन जो हार्मोन है ना, ये आपका स्रावित नहीं होता है अग्नाशय से। यानी जिन्होंने भी डी नंबर कमेंट किया है या फिर अपने कॉपी में टिक किया है उनका बिल्कुल आंसर सही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, कि हमारे शरीर में अनुवांशिकता की जो इकाई है उसको कहते हैं। देखिए सिंपल सा सवाल है, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे छूट रहा है। हाँ देखिएगा यहाँ पे हमारे शरीर में जो अनुवांशिकता की इकाई है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पे गुणसूत्र बोलेंगे, डीएनए बोलेंगे, जीन बोलेंगे या केंद्रक बोलेंगे। तो हमारे शरीर में जो अनुवांशिकता की इकाई होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अरे बच्चों फटाफट बताइए। गुणसूत्र तो होगा नहीं, डीएनए भी नहीं होगा, केंद्रक भी नहीं होगा। सी आंसर क्या हो जाएगा आपका? जीन, समझे? तो जिनका भी सी नंबर जिन्होंने कमेंट किया है या फिर अपने कॉपी में सी नंबर लिखा है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर की ओर बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, 15 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? देखिए प्रतिरक्षी पैदा करती है, कौन सी ऐसी कोशिका है भाई जो प्रतिरक्षी पैदा करेगी आपका? तो देखिए पहला ऑप्शन हो गया आपका इओसिनोफिल, दूसरा हो गया मोनोसाइट, तीसरा हो गया बेसोफिल, चौथा हो गया लिम्फोसाइट। बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर? ठीक है, तो देखिए जब कोशिका की बात आती है जो प्रतिरक्षी पैदा करती है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट हो जाएगा। समझे? तो जिन्होंने भी डी नंबर कमेंट किया है उनका बिल्कुल आंसर सही है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपका 16 नंबर। क्या है ना 16 नंबर, देखिए यहाँ पे कि किसी पदार्थ का देखिए 16 नंबर कि किसी पदार्थ का निवेश जो होता है किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन के लिए प्रेरित करता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए क्या है ना कि कोई पदार्थ है उसका अगर निवेश है ना उसको अगर किसी जीवित जीव में हम अगर आप कर दीजिएगा तो वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन के लिए क्या करता है कि उसको प्रेरित करेगा। समझे? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समझे ना? तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पे एक पहला है कार्सिनोजेन, दूसरा है एंड्रोजन, तीसरा एस्ट्रोजन, चौथा है एस्ट्रोजन। देखिए ऐसा कोई पदार्थ है जिसका निवेश अगर आप किसी जीवित जीव में कर देते हो और वो जीव क्या करता है प्रतिरक्षों के उत्पादन के लिए उसे प्रेरित करता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? फटाफट से कमेंट कीजिए आप लोग। क्या होगा एबीसीडी में? ठीक है, तो देखिए सी नंबर हो जाएगा आपका, स्टीजन कहते हैं उसको। तो जिन्होंने भी सी नंबर कमेंट किया है ये बिल्कुल बधाई के पात्र है। ठीक है, क्योंकि उनका आंसर सही है। चलिए आइए 17 नंबर की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, 17वां नंबर प्रश्न क्या है आपका कि यकृत द्वारा स्रावित जो पित्त है देश में मदद करता है। भाई यकृत जो होता है ना वो उसके द्वारा जो स्रावित पित्त होता है, ठीक है, वो किसमें मदद करता है आपका? तो देखिए चार ऑप्शन है यहाँ पे। पहला पाचन है, दूसरा रक्त की शुद्धता में है, तीसरा मल त्याग में, चौथा श्वसन में। तो यकृत द्वारा जो स्रावित पित्त होता है ना वो आपके पाचन में मदद करता है। किसमें मदद करेगा? पाचन में। तो जिन्होंने भी ये नंबर टिक किया है उनका बिल्कुल आंसर सही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है।
देखिए अधूरे प्रज्वलन के कारण यानी पूरा नहीं जल पाता है, आधा ही जल पाता है इसलिए इसका नाम दिया गया अधूरी प्रज्वलन, समझे? तो उसके कारण क्या होता है कि मोटर कार और सिगरेट जो होता है, दोनों से निकलने वाली जो रंगहीन गैस होती है, ठीक है? जिसका कोई कलर नहीं होता, कौन-सी गैस है भाई? देखते हैं। तो देखिए पहला है CO2, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा है मीथेन। तो कौन-सी गैस निकलती है जब कोई भी चीज़ आधा जलता है, आधा-अधूरा जलता है तो सिंपल सी बात है, कौन-सी गैस निकलती है? फटाफट से कमेंट कीजिए आप लोग, ए, बी, सी, डी में से क्या हो जाएगा? अरे सी नंबर होगा। क्या है सी नंबर? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO गैस निकलती है, जब कोई भी चीज़ आधा-अधूरा जलता है तो, समझे ना? चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला जो सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि स्वर्णकार द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले एक्वारेजिया। देखिए एक्वारेजिया आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, मुझे बिल्कुल ऐसा उम्मीद है आप लोगों से। तो जिसे कि हिंदी में हम लोग अम्लराज कहते हैं, ठीक है? और 10 में भी ये चीज़ें हैं। निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है, तो एक्वारेजिया जो होता है ना, वो किसको मिलाकर बनाया जाता है? तो देखिएगा यहाँ पे एक्वारेजिया जो होता है, वो आपका 4 ऑप्शन है यहाँ पे, क्या-क्या है? 4 ऑप्शन यहाँ पे आपका पहला हो गया नाइट्रिक एसिड तथा सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा हो गया नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरा हो गया सल्फ्यूरिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और चौथा हो गया आपका सिट्रिक एसिड तथा बेंजोइक एसिड। तो जो स्वर्णकार द्वारा जो एक्वारेजिया यूज में लाया जाता है, तो एक्वारेजिया को किससे मिलाकर बनाया जाता है? देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? लगभग-लगभग सभी बच्चे एक्वारेजिया से परिचित हैं। देखिए एक्वारेजिया ऐसा चीज़ होता है ना, जैसे किसी भी एक्वारेजिया में अगर किसी को भी डाल देंगे ना, कोई भी धातु को डाल देंगे तो उसको बिल्कुल गला देगा, समझे ना? तो ये जो एक्वारेजिया है ना, उसमें नाइट्रिक एसिड और HCl एसिड दोनों मिक्स रहता है, समझे ना? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि दोनों का रेशियो कितना होता है, ठीक है? नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, यानी HNO3 और जो HCl का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, वो कितना-कितना होता है एक्वारेजिया में। समझे? तो जिन्होंने भी बी नंबर टिक किया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है 20 नंबर सवाल, क्या है थोड़ा छोटा कर लेते हैं तब आप लोग को दिखेगा। देखिएगा क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड है CO का वातावरण में रहना खतरनाक होता है। क्यों भाई क्यों खतरनाक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का वातावरण में रहना? सिंपल सी बात है। पहला क्या हो जाएगा कि यह उत्तकों के कायिक पदार्थ को घटाती है। ठीक है? देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है ना कि ये जो वातावरण में रहता है तो बहुत ही डेंजर हो जाता है। क्यों डेंजर होता है? तो देखिए 4 में से कोई एक तो होगा ही सही आंसर इसका। ठीक है? देखते हैं क्यों डेंजर होता है। पहला क्या है कि ये उत्तकों के कायिक पदार्थ को घटा देती है। ठीक है? दूसरा है कि शरीर में उपस्थित जो ऑक्सीजन से मिलकर है ना CO2 बना लेती है ये। तीसरा है कि ये रक्त को सुखाने का काम करती है और चौथा है कि हीमोग्लोबिन से मिलकर उसे ऑक्सीजन अवशोषण के लिए अयोग्य बना देती है। तो देखिए ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये क्या करेगा कि हमारे शरीर में ठीक है, पहले आप लोग थोड़ा बता दीजिए ABCD में मारिए तुक्का नहीं आता है तो ABCD देखिए ग्रुप डी में जब आप एग्जाम में बैठिएगा, आपको यही सब सवाल वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, आपको ऐसा नहीं मिलेंगे कि कोशिका का खोज किसने किया था, ठीक है, 4 ऑप्शन रहेंगे आप सही करके निकल जाइएगा, ऐसा सवाल नहीं मिलते हैं अब, ट्रेंड चेंज हो गया है, ठीक है? तो सवाल जो है ना थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल के पूछे जा रहे हैं। इसलिए आपको तैयारी भी स्टैंडर्ड लेवल की ही करनी पड़ेगी। बिल्कुल आप लोग जीके जीएस के लिए टेंशन नहीं लीजिए। आप लोग मैथ जहाँ से भी हो रहा है वहाँ से आप लोग तैयारी कीजिए। रीजनिंग की तैयारी आपको जहाँ से अच्छी लग रही है वहाँ से कीजिए और जीके जीएस यानी जो सामान्य अध्ययन और साइंस की क्लासेस है वो आप हम पे छोड़ दीजिए। ठीक है? मैं 45 सवाल की तैयारी आपको कराऊँगा। जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो मेरा दावा है कि आप 40 प्लस प्रश्न को आसानी से सॉल्व करके आइएगा। बात रहा कि करंट अफेयर में सब कराऊँगा, समझे? देखिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, ये क्या करेगा, ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलेगा और उसको जो ऑक्सीजन अवशोषण होता है ना, उसके अयोग्य बना देती है। समझे? तो डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। जिन्होंने भी डी नंबर कमेंट किया है, वे बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। समझे? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर देखते हैं। देखिए 21 नंबर क्या है कि बुलेट प्रूफ
पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? देखिए भाई, बुलेट प्रूफ का भी पदार्थ बनाना है। कैसे बुलेट प्रूफ? नाम तो सुने होंगे। बुलेट प्रूफ जैकेट आता है, बुलेट प्रूफ शीशा आता है। ठीक है, तो भाई बुलेट प्रूफ जो पदार्थ होता है उसको बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो देखिए 4 है यहाँ पे ऑप्शन है। पहला पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे कि पीवीसी कहते हैं, पीवीसी। तीसरा है पॉलीएमाइड, सॉरी दूसरा है पॉलीएमाइड, तीसरा है पॉलीएथिलीन, चौथा है पॉलीकार्बोनेट। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा बुलेट प्रूफ बनाने के लिए? हम लोग कौन से पदार्थ के बहुलक का यूज करेंगे? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? डी नंबर, समझे ना? पॉलीकार्बोनेट का यूज किया जाता है। जान लीजिए, देखिए यही सब सवाल एग्जाम में आएंगे आपके, इसलिए सीरियस होकर स्टडी कीजिए, है ना? अगर पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहां पे हमसे जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको टोटली पीडीएफ मिल जाएगा, समझे ना? चलिए आइए आगे बात करें 22 नंबर। देखिए क्या है 22 नंबर भाई, देखते हैं हम लोग भी 22 नंबर। देखिए 22वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से निष्क्रिय गैस समूह कौन सा है? अगर सबके पास प्रिडिक्टेबल होगा, मेरे ख्याल से सबके पास रहना चाहिए क्योंकि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो वहां पे देखिए निष्क्रिय गैस कौन सा है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में क्या है। पहला है क्षारीय धातु समूह, दूसरा है 16वां समूह, तीसरा है 12वां समूह और चौथा 18वां या फिर शून्य समूह। तो देखिए निष्क्रिय जो गैस समूह होता है जिसको कि इनर्ट गैस कहते हैं, तो वो आपका हो जाएगा। एक बार कमेंट करके आप लोग बता दीजिए एबीसीडी में से क्या होगा। ABCD, अरे फटाफट शर्माइए नहीं आप लोग यार, बहुत शर्माते हो कमेंट करने में। ठीक है, पैसा थोड़ा ना लगता है जी। ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका डी नंबर, 18वां या फिर शून्य समूह कहा जाता है। ठीक है, जब आप लोग पीरियडिक टेबल में सबसे लास्ट में देखिएगा, यहाँ पे 18 लिखा होगा। ठीक है, और यहाँ पे ही लिखा होगा आपका क्या लिखा होगा, हीलियम लिखा होगा, नियन लिखा होगा, आर्गन लिखा होगा, समझे ना? क्रिप्टन होगा, जेनॉन होगा, रेडॉन होगा, बहुत सारी चीजें होगी सबसे लास्ट में, दाहिना साइड की। ठीक है, राइट साइड के सबसे लास्ट में, है ना? चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़े हम लोग। अगला है, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा इसको, और छोटा करना पड़ेगा क्या? देखते हैं, हाँ अब दिख रहा है। ठीक है, देखिए अगला सवाल है कि 23 नंबर है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व का धात्विक गुण किस प्रकार परिवर्तित होता है? देखिए आधुनिक आवर्त सारणी जो होता है ना, ठीक है, उसमें तत्व का जो धात्विक गुण होता है, क्या तत्व का कैसा गुण? धात्विक गुण। वो किस प्रकार से चेंजिंग होता है? ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन क्या है कि धात्विक गुण जो होता है ना, वो आवर्त में बाएं से दाएं और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। देखिए वहां पे आप एक बार पीरियडिक टेबल दिखिएगा, वहां पे आवर्त में अगर आप लेफ्ट से राइट जाइएगा और जो ग्रुप है वहां से अगर ऊपर से नीचे आइएगा, तो धात्विक गुण क्या कह रहा है कि बढ़ जाता है, समझे? देखिए मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, मान लें कि ये पीरियडिक टेबल हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया पीरियडिक टेबल, है ना? ऐसे ऐसे करके रहता है, ऐसे 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 करके रहता है। ठीक है, तो देखिए जब आपका ये हो गया आपका आवर्त और ये हो गया आपका ग्रुप, समझे ना? और ये पीरियड पीरियड हो गया यानी आवर्त हो गया। तो जब आप लेफ्ट से यानी इधर जब जाइएगा, ठीक है, और अगर ऊपर से नीचे आइएगा तो धातु का जो क्या बोलते हैं, धात्विक गुण जो होता है वो बढ़ता है। पहला ऑप्शन में यही कहा जा रहा है। दूसरा क्या है कि धात्विक गुण जो होता है वो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। क्या कह रहा है? धात्विक गुण आवर्त में बाएं से यानी लेफ्ट से राइट जाइएगा तो बढ़ेगा, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे आइएगा ग्रुप में तो क्या होता है? धात्विक गुण घटने लगता है। सेकंड नंबर ये कह रहा है, समझे? आइए तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा ऑप्शन क्या है कि धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। सिंपल से यहाँ कह रहा है कि भाई आप बाएं से दाएं जाइएगा या फिर ऊपर से नीचे आइएगा, धात्विक गुण डिक्रीज करेगा, नहीं धात्विक गुण क्या होगा? घटेगा, समझे? और चौथा ऑप्शन क्या है कि धात्विक गुण जो होता है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? घटता है, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? बढ़ता है ना? चौथा नंबर क्या कह रहा है कि धात्विक गुण जो होता है आवर्त में, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, कह रहा है धात्विक गुण जो होता है आवर्त में अगर बाएं से दाएं जा रहे हैं इधर तो क्या करेगा? वो चीजें डिक्रीज करेगी। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक गुण क्या होता है आपका? इंक्रीज कर रहा, नहीं बढ़ता है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा आप लोग।
इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा कि धात्विक गुण जो होता है अर्थ में बाएं से जब दाएं जाइएगा तो क्या होगा घटेगा और ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा ये बढ़ेगा समझे ना। तो जिन्होंने भी डी नंबर कमेंट किया है अपने कॉपी में टिक किया उनका बिल्कुल सही है। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है ठीक है। देखिए अम्ल के आधार पर कौन सा सही है। ठीक है अम्ल के आधार पर कौन सा सही है भाई। तो पहला है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है अम्ल। ठीक है बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। ठीक है दूसरा कि ओ एच माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन को जलीय माध्यम में पेश करता है ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है तीसरा है निष्पर प्रभावीकरण दर्शाता है और चौथा है जलीय और घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करता है। तो सी या डी ये दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए। ठीक है देखिए लाल लिटमस को नीला करने का काम कौन करेगा क्षार करेगा समझे। हमें क्या करता है नीला लिटमस को लाल करता है समझे। और देखिए ये ओ एच माइनस को जल माध्यम में पेश करता है ये नहीं ये क्षार जल माध्यम में ओ एच माइनस को पेश करेगा। हमने क्या करता है एच प्लस आयन को पेश करता है समझे ना। तीसरा है यहाँ पे निष्प्रभावीकरण दर्शाता है तो अम्ल के आधार पर। ठीक है और चौथा है जलीय और घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करता है ये एकदम गलत है। ठीक है सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर कि ये निष्प्रभावीकरण दर्शाता है समझे। 24 का सी नंबर हो जाएगा सही आंसर। चलिए आइए अगला सवाल है और आज की जो सेट है उसका ये आखिरी सवाल है। ठीक है तो जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब कर दें बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो सभी अपडेट सभी प्रैक्टिस सेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। और वीडियो को जिस माध्यम में हो सके शेयर कीजिएगा है ना। चलिए आइए आगे बात करते हैं 25 नंबर की एवोगाड्रो संख्या में एन का क्या अर्थ है भाई। देखिए एवोगाड्रो संख्या तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे 8 9 10 से। ठीक है उसमें एन रहता है वो ये एन का क्या अर्थ है। ठीक है तो देखिए पहला है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। दूसरा क्या है कि किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या। तीसरा है कि किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग है यानी कोई परमाणु है उसके नाभिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या है कि 1 ग्राम सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो जो एवोगाड्रो संख्या होती है ना वो क्या होती है। देखिए परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या ये नहीं हो जाएगी आपका। इस परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या ये भी नहीं हो जाएगी आपका। और 1 ग्राम सोडियम में प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या ये भी नहीं हो जाएगी। सो सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर कि किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणु की संख्या जो होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। और जिन्होंने भी बी नंबर टिक किया या कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। ठीक है तो यहाँ पे सेट 2 समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अब अगले क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद।